ठीक है। अब क्या है कि स्टेजेस इन एंशिएंट एजुकेशन, अभी हमने पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था, ये उसी पॉइंट को बस अब डिफाइन बड़े मतलब उसकी बड़ी व्याख्या कर देगा। जैसे कि एक हमने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि जो विद्यार्थी होते थे, मतलब कुछ हायर एजुकेशन के लिए भी जाते थे, है ना, पढ़ा था हमने, तो उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज जाते थे। तो उसी को अभी डिटेल में बताएगा कि एंशिएंट एजुकेशन में एंशिएंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के मुख्य इंस्टीट्यूशन या फिर विश्वविद्यालय, मतलब ये सारी चीजें। तो क्या लिखा है, एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैज बीन revered as a land of learning from ancient science of arts, philosophy, literature. The country is always a destination for learners all across the globe. मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, मतलब विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था, फिलोसफी यानी कि दर्शन, लिटरेचर, साहित्य, इस पे पढ़ाया जाता था। और मतलब बहुत सारे जो लर्नर्स थे उनका एक तरीके का, मतलब जैसे कि अभी हो जाता है ना कि भाई एक जैसे अगर कोई आईआईटी में पढ़ रहा है आज के संदर्भ में, तो हम मानते हैं कि सब ये सोचते थे कि हमें सबकी डेस्टिनेशन, सब ये सोचते थे कि काश हम यहाँ पे पढ़े। तो उस तरीके से एंशियंट टाइम पर भी, मतलब जैसे कि जो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन इंडिया में थे, ठीक है ना, उस समय में जैसे तक्षशिला हो गए, तो लोगों का एक बहुत प्रसिद्धि रहती थी इन इंस्टीट्यूशन की कि हमको यहीं पे जाके पढ़ना, एक हाइप क्रिएट रहती थी यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि अब आ जाओ तक्षशिला पे बात करते हैं, एक मिनट के, हाँ, तो क्या कहते हैं कि तक्षशिला, संस्कृत तक्षशिला, द टाउन ऑफ तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ गंधार, प्रेजेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान, रावलपिंडी, क्लोज टू इस्लामाबाद। ठीक है। जो तक्षशिला एक टाउन है, ठीक है, जो कि कैपिटल हुआ करता था कौन से किंगडम का, कौन से साम्राज्य का, तो गांधार। ठीक है। और ये अभी कहाँ पे लोकेट है, ये पाकिस्तान में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तक्षशिला इज कंसिडर्ड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अक्रॉस द ग्लोब इन द 7th century BCE। ठीक है। 7वीं शताब्दी में सबसे मतलब बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था। द ग्रेट ट्रेवलर यूएन संग who visited India during the time of हर्ष, ठीक है, mention the University of Takshila to be at part with नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हो ना, एंड में इसी का ना एक ना माइंड मैप बना लेना। माइंड मैप का मतलब होता है कि बेसिकली कंसाइज करके, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेना कि तक्षशिला का समय कब था, ठीक है, और उसमें क्या क्या मेजर छोटे छोटे पॉइंट्स है, अपने हिसाब से आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये इतना सारा तो आपको याद नहीं होगा, पर एक आप लोग वो बना लोगे ना माइंड में, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो एक चाइनीज मतलब ट्रेवलर थे जिनका नाम क्या था, हुएन त्संग, उन्होंने मतलब उन्होंने हर्ष के टाइम पर, हर्ष एक राजा हुए, ठीक है, उन्होंने विजिट किया था उस समय में। ठीक है। तो उन्होंने मतलब मेंशन किया है इस यूनिवर्सिटी के नाम को। ठीक है। एक तक्षशिला, ऐसे ही उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से रेफरेंस मिलते हैं इनके। तक्षशिला वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। अच्छा, ब्राह्मणिकल एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? ब्राह्मणवादी शिक्षा, ठीक है ना। तो तक्षशिला ने ब्राह्मणवादी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया, जहाँ विदेशों से कई छात्र आते थे। ये सब हमने पढ़ा है। और जो आप जानते हो कि जो पाणिनि है वो कहाँ के थे? प्रश्न पूछा जाता है, ये वाला पूछा गया है, एक दो बार प्रश्न आया पेपर में। हेलो, मतलब पाणिनि हो गए और जो चाणक्य हैं वो कहाँ के थे? मतलब उन्होंने यहीं से स्टडी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे फेमस जो थी वो मेडिसिनल स्टडीज
सबसे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। और लिखा ना, द मेडिसिन स्टडी इन तक्षशिला हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस एज द लाइक्स ऑफ पाणिनि, द ग्रामर कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य मिनिस्ट्री एंड चक्र अ मेडिकल चक्र चरक चरक होगा, चक्र बोल रहा हूँ, सॉरी, चरक सही था, ठीक है। तो जो चरक है, उन्होंने जो माना जाता था कि उस टाइम पे वो मेडिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसको बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है, ठीक है। और पाणिनि एक संस्कृत ग्रामेटिशियन है, ये हम लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन यहाँ से बात स्टार्ट होगी, जो इसकी लाइन है, द स्टूडेंट्स वर एडमिटेड एज पर द डिसीजन ऑफ टीचर, मतलब विदाउट ऑर्डर ऑफ टीचर, या फिर उसके विदाउट परमिशन ऑफ टीचर द स्टूडेंट कैन नॉट एडमिटेड, ठीक है। जो उसके टीचर के बिना मतलब परमिशन के कोई स्टूडेंट एडमिट नहीं हो सकता इस यूनिवर्सिटी में। उस टाइम पे दे वर टॉट सब्जेक्ट एज पर चॉइस, अपने चॉइस से उनको पढ़ाते थे। यूजुअली द मिनिमम एज वाज मोर देन 16 इयर्स, ठीक है। जो मिनिमम एज थी उस समय पे वो 16 साल से ज्यादा थी, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर किसी को दिक्कत है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग ना आराम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन भी आपको कल जैसे पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। छात्रों को शिक्षक के निर्णय के आधार पर प्रवेश किया जाता था, हालांकि उनकी पसंद के अनुसार विषय पढ़ाए गए, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम आयु की आवश्यकता 16 वर्ष से अधिक होती थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी, इसलिए कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्रदान किया जाता था। मुख्य शाखाएं वेद त्रय 3, वेद व्याकरण, आयुर्वेद 18, शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल, ये सब यही सब मतलब थी, ठीक है ना। ये शाखाएं थी, शाखाएं मतलब करिकुलम कह सकते हैं एक तरीके से, ये चीजें पढ़ाई जाती थी। यह भारतीय सैन्य विज्ञान में एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लोकप्रिय था। कोई जाति भेद नहीं था, तक्षशिला यूनानी संस्कृति से भी प्रभावित था, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ था ना, ईरान उस तरफ का थोड़ा रहता है, तो इस वजह से यूनानी संस्कृति से भी प्रभावित था ये। अब नालंदा की बात कर लेते हैं। बिहार में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। बिहार में एक नालंदा है, यह बिहार प्रांत के अंतर्गत राजगीर के निकट स्थित है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, ठीक है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि जब हम स्टार्टिंग में, इससे पहले एक पीडीएफ में मैं पढ़ा रहा था, एक मिनट में इसमें दिखाता, एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, वैदिक पीरियड के बाद क्या आ रहा है, बुद्धिस्ट पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो अब नालंदा की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से बुद्धिस्ट पीरियड मतलब की शुरुआत कह सकते हैं, ठीक है। आप एक बार यहाँ से इनके डिटेल्स को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या लिखा, यह बिहार प्रांत के अंतर्गत राजगीर के निकट स्थित थी। नालंदा कहाँ पे थी, बिहार प्रांत है, उसके अंतर्गत में एक राजगीर है, ठीक है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। प्रिय शिष्य कौन है, सारिपुत्र, याद रखना है, जो महायान से निकटता से जुड़ा हुआ है। महायान, जिसे महायान बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत में हुई थी, ठीक है। उत्तरी भारत मतलब नॉर्थ की तरफ से। इसमें कई स्कूल, मूल मानवीय मान्यताएं, मूल्यों और आदेशों की पुनर्व्याख्या शामिल है, जिसमें न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाएं शामिल है। यह विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय मतलब हॉस्टल्स की फैसिलिटीज भी थी यहाँ पर। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विश्व का प्रथम इंटरनेशनल हॉस्टल प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी कौन थी, तो याद रखना है नालंदा थी, ठीक है। 427 ईसा से 1100
99 की तक यहाँ एक बौद्ध शिक्षण संस्थान अस्तित्व में था। प्रलेखित इतिहास में उच्च शिक्षा के शुरुआती प्रसिद्ध संस्थान होने का गौरव प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड है 427 से लेके 11, ठीक है, 1197 ईसा तक यहाँ पर एक बौद्ध शिक्षण संस्थान अस्तित्व में था। 500 ईसा से 1200 ईसा तक की अवधि शैक्षिक केंद्र था। इसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कारण इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, अच्छा मतलब देखिए उस टाइम पे इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से करना आसान हो सकता था। नालंदा में लगभग 10,000 भिक्षु निवास करते थे। इनमें से 1510 व्यक्ति शिक्षक थे, जबकि शेष 8,500 व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक स्तरों के छात्र थे। 450 ईसा में इससे महत्व प्राप्त हुआ, जो 3 शताब्दियों तक जारी रहा। हेनसोंग 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। देखो जो भी ये विदेशी लोग हैं ना, इनके भाई नोट कर लेना दिमाग में, ठीक है। हेनसोंग था, वहां पे कौन था? तक्षशिला में कोई तक्षशिला में कौन था? आप बताइए कोई मेरे को। हेलो, भाई सो गए क्या? मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या? हेलो, नहीं जी, एक्चुअली ये मतलब मैं कहूंगा कि ये थोड़ा ना फैक्चुअल है, तो इसको थोड़ा इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके आपको मजा जब आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो किन किन चीजों को मुझे याद रखना है, ठीक है। तो तक्षशिला के बारे में आप, मेरे को लगता है कि माइंड में एक ओपिनियन बन गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो भी मतलब विदेशी लोग आए थे ना, जिन्होंने मेंशन किया, विदेशी लोग क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें? रीजन ये कि उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उनके अंदर इनके रेफरेंस मिलते हैं, तो उससे भी एक हिस्ट्री बनती है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो, जी हाँ, तो लिखा है ना, द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर ह्यूएन त्संग हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष। तो ये तक्षशिला के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया ना, मतलब ये इम्पोर्टेंस बन गई ना इसकी, कि भैया कि वहां पे विदेशी लोग भी पढ़ने जाते थे, है ना। अब ऐसे ही नालंदा के बारे में भी आप देखिए, तो एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? एक मिनट ना, ये तो पढ़ दिया हमने, ठीक है। एक मिनट, यहाँ कुछ और नाम है, वहां कुछ और नाम है। एक मिनट ना, हिंदी में कुछ और दे रखा है। अच्छा वही है, हाँ वही है, मैंने हिंदी में पढ़ा, वो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। वहां पे ह्यूएन सॉन्ग जो थे, वही जो चीनी यात्री था, ट्रेवलर, वो मतलब जैसे तक्षशिला में आया था, वो यहाँ पे भी आए थे, ठीक है ना। ह्यूएन सॉन्ग 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। इसका विकास गुप्त वंश के संरक्षण में हुआ। 2010 में जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कह सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आप लोगों के माइंड में तो ये तो याद हो गया होगा कि पहला जो नंबर है वो तक्षशिला का था, दूसरा नालंदा का। यह विश्वविद्यालय अपने महानगरीय प्रकृति और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी इस विश्वविद्यालय, अगर मैं बोलूं कि कंपेयर कीजिए आप तक्षशिला और नालंदा को, तो एक तो सबसे बड़ा कंपैरिजन ये कि यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल थे, है ना, ठीक है। तो ये चीजें जो अलग अलग बनाती है इसको, वो पॉइंट्स को तो आप माइंड में रिटेन रखें। प्रवेश मानदंड क्या लिखा है, मापदंड होना चाहिए, मानदंड कठिन था। अच्छा, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी, वहां पे 16 थी, याद है, पढ़ा था ना हमने। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी। अनेक सुविधाएं निःशुल्क दी जाती थी। कुलपति, जिन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति भी कहा जाता था, शिद्र थे, जो सभी सूत्रों और शास्त्रों के, एक मेरे को ये शब्द एक बार देखना है इंग्लिश में क्या लिखा है।
ये तो पढ़ लिया। कुलपति और also chancellor of the university was शिब्द्र who was a master। तो जो कुलपति थे, ठीक है, उन चांसलर जो कि शिब्द्र थे। शिब्द्र मतलब जो मास्टर्स हैं सभी चीजों, सभी बुक्स में, पंडित कह सकते हैं। There were 3 methods of teaching: visual and explanatory and lectures and debates and discussions। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, लेक्चर्स होते थे, डिबेट्स होती थी। नालंदा फॉलोड अ हाईली फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ वैदिक लर्निंग। ठीक है, द यूनिवर्सिटी हैड अ वेरी बिग लाइब्रेरी। नालंदा के बारे में तो आपने सुना भी होगा, उसकी लाइब्रेरी बड़ी फेमस है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी हैड अ वेरी बिग लाइब्रेरी करस्पॉन्डिंग टू इट्स रेपुटेशन दैट हैड 9 stories। द लाइब्रेरी हैड 3 डिपार्टमेंट नोन एज रत्न सागर। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसके अंदर और भी डिविजन्स थे, पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, मैं चेक कर रहा हूँ। लाइब्रेरी 3 सेक्शंस में थी ना, तो मैंने उस 3 सेक्शंस को भी लिखा था, अभी इसमें शायद नहीं दे रखा। एक मिनट, अच्छा अभी आप इतना याद रखें कि मैं इसको एक बार कंसाइज करके भी बता दूंगा। इस विश्वविद्यालय में इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जो मंजिलों का था, 9 मंजिल का था। ठीक है ना, ये तो बात हो गई है। 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्की नेता बख्तियार खिलजी के नेतृत्व वाली मुस्लिम सेना ने इसे नष्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, जितने इसमें दे रखे हैं, आप अभी बेसिक तरीके से आप इन्हें याद रखें, ज्यादा इसमें पढ़े मत, बाकी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, मैं तो ये बोलूंगा, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब आते वल्लभी के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना लगभग 470 ईसा पूर्व में राजवंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। उस समय अवधि के दौरान जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया था। ठीक है, यानी कि जो गुप्त एम्पायर था उस समय जैसी वीक पड़ा था। ठीक है, तो इसमें लिखा ना, यह केवल तो वहां पे जो थे 470 ईसा पूर्व में राजवंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। ठीक है, ये केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ अन्य लौकिक विषय जैसे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। मेडिसिन तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, अगर हम नालंदा की बात करें तो वहां से क्या बोलते हैं, तक्षशिला से, सॉरी। 755 ईसा तक यह फलता फूलता रहा, लेकिन अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र तबाह हो गए। यह शहर लगभग 780 तक राजधानी के रूप में कार्य करता था। इसके बाद यह ऐतिहासिक अभिलेखों से बेवजह गायब हो गया। वल्लभी काठियावाड़ के पूर्वी किनारे पर स्थित था। यह केंद्र भी उसी काल में फला फूला जब नालंदा अपने चरम पर था। वल्लभी ने बौद्ध धर्म के हीनयान, देखो अभी इस सिक्के, इससे पहले वाला जो था नालंदा, वो भी बौद्ध धर्म से रिलेट कर रहा है ना, ये भी। ठीक है, तो वो आई थिंक महायान था ना, महायान बौद्ध, जो बौद्ध के एक शिष्य थे। वल्लभी ने बौद्ध धर्म के हीनयान स्कूल के लिए एक समवर्ती केंद्र के रूप में कार्य किया, जबकि नालंदा में महायान लिखा है ना, स्कूल के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया। यानी कि सेकंड और थर्ड पे जो यूनिवर्सिटी आती है, जो एंशियंट है, उसमें देखा जाए तो बौद्ध धर्म के दोनों दो मतलब जो संप्रदाय हैं, उसी से वो रिलेट यूनिवर्सिटीज हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, चाहे नालंदा जो थी वो महायान और वल्लभी जो है वो हीनयान, है ना। यह एक महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था और साथ ही साथ इसका वैश्विक महत्व भी था। वल्लभी बौद्ध धर्म के हीनयान स्कूलों का एक समानांतर केंद्र था, क्योंकि नालंदा महायान स्कूलों का केंद्र था। यह एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की राजधानी थी और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय महत्व का हिस्सा भी थी। वल्लभी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, जिसमें कई बौद्ध मठ थे। चीनी तीर्थयात्री जुआन नंजिंग, देखो यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज हो गया। ठीक है, 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका दौरा किया और यिजिंग ने इसी शताब्दी के अंत में यहाँ की यात्रा किया था। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को इंग्लिश में भी देखने दो क्या लिखा है, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब नाम कह रहा हूँ।
जुआंग, हाँ ठीक है, और ये यीजिंग। इसके बाद बात करते हैं विक्रमशिला की। तो विक्रमशिला चौथी है हमारी। इट वॉज सेटअप एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द एम्परर धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी। देखो आपने ऐसे याद कीजिए जो मेरे को समझ में आता है, मैंने इस तरीके से किया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज जिस जिस एम्पायर में थी, एक तो उसको भी आप साइड में लिख सकते हैं, जैसे विक्रमशिला पाल डायनेस्टी में, ठीक है ना। और इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो गुप्त है ना, गुप्त एम्पायर वल्लभी। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। It was set up established by the Emperor Dharmapala at the Pala dynasty 8th century northern Magda on the bank of river Gangas. University was famous for religious teaching. Around 108 scholars were appointed as in the charge acharya of the various temple. मतलब यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टीचिंग, मतलब जो विश्वविद्यालय थे उस समय में, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग के लिए काफी फेमस थे। और अराउंड 108 स्कॉलर्स, ठीक है, जैसे रिसर्चर्स कह सकते हैं या स्कॉलर्स कह सकते हैं, वो अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, इंचार्ज ऑफ आचार्य ऑफ वेरियस टेम्पल्स, ठीक है, और वही आचार्य को भी अलग अलग मंदिर में। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज रिनाउंड फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म। अब देखो ये भी बुद्धिज्म का एक तीसरा प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये आप माइंड में ये रखें कि तक्षशिला के बाद तीन जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी, नालंदा, वल्लभी, और ये कौन सी है हमारी ये हमारी विक्रमशिला। ये भी बुद्धिज्म से रिलेट करती है। पहली वाली महायान से, ठीक है, यानी कि जो नालंदा है वो महायान से, वल्लभी जो है वो हीनयान से, ठीक है, और चौथा जो है तांत्रिक बुद्धिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ना तंत्र आदि जो है वहां पे लिखा है, यही तो अभी दिखा था मैंने, हाँ ठीक है, ये रहा शिक्षा। विक्रमशिला विस्तार तांत्रिक बौद्ध धर्म में अपनी विशेषता के लिए प्रतिष्ठित था, ये होना चाहिए। उन्नत अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में तिब्बती विद्वान स्थान पर आए। इसके बाद विश्वविद्यालय को 6 अलग अलग कॉलेज में पुनर्गठित किया गया। प्राथमिक भवन को विज्ञान भवन कहा जाता था, ठीक है। मुख्य द्वार पर द्वार पंडित की भी नियुक्ति की जाती थी, मतलब यहाँ से वार्डन टाइप समझ लो आप, है ना। सर्वोच्च अधिकारी को महास्थविर कहा जाता था, जिससे गुरुकुल का कुलपति कहा जाता था। क्या नाम था वहां पे, कुछ अलग सा ही नाम था, शिवद्र करके कुछ था, ठीक है ना, जो वाइस चांसलर थे, कुलपति थे, और यहाँ पे अलग है, महास्थविर कहा जाता है इसे। इसमें इसके अध्ययन प्राथमिक विषयों में व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सब आपको मिलेगा। बंगाल के शासकों द्वारा आयोजित समावर्तन समारोह दीक्षांत समारोह का प्रतीक था, ठीक है, मतलब बंगाल के शासक थे वो उस समय समावर्तन समारोह, दीक्षांत समारोह करते होंगे, तो ये प्रतीक था उस समय के, जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों को डिग्रियां प्रदान की जाती थी। समावर्तन का मतलब क्या होता है, जब आदमी पढ़ लेता है तो वापस अपने घर जाता है, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईसा में इसे नष्ट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं है, जितनी जितनी दे रखी हो उसी को ही आप अच्छे से डेली पढ़िए। औदंतपुरी, ठीक है। इस विश्वविद्यालय को मगध में पाल वंश, देखो ये भी पाल वंश में 2 यूनिवर्सिटीज आती है, कौन कौन सी आती है ऐसे याद रखना आपको, एक विक्रमशिला और एक औदंतपुरी, ठीक है, ठीक है। और ये भी बेसिकली बौद्ध से रिलेट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय को मगध में पाल वंश के राजाओं के सत्ता में आने से बहुत पहले स्थापित किया गया। औदंतपुरी नालंदा या विक्रमशिला के समान प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल करने में विफल रहा, ठीक है, विफल रहा, सफल नहीं रहा, विफल रहा, ठीक है। हालांकि लगभग 1000 भिक्षु और छात्र उस स्थान पर रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। इसने तिब्बत के छात्रों को भी आकर्षित किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जगदला। इसका निर्माण भी बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया था। अभी पाल डायनेस्टी का ही चल रहा है लगभग। उन्होंने
इसे एक मठ में बदल दिया, इसे जगदला। अगर आप डायनेस्टी के तरीके से डिवाइड कर दोगे इन यूनिवर्सिटीज को तो आप बहुत आसानी से इसको अपने माइंड में याद कर सकते हो, ठीक है। यह लगभग एक शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। 1200 ईसा में आक्रमण के दौरान इस शहर का एक बार पुनः नष्ट कर दिया गया। जगदला में कई उल्लेखनीय विद्वान थे, पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है। बेसिकली जगदला के बारे में बात करूं तो इसमें ये याद रखना कि इसका निर्माण किसने किया था, पाल राजा रामपाल जो भी है, ठीक है। और उन्होंने इसको मठ में बदल दिया था, उसी मठ का जो नाम था वो क्या था, जगदल नाम था, ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी बौद्ध शिक्षा का प्राथमिक केंद्र बना, ठीक है ना। तो अभी बुद्धिज्म का ही चल रहा है लगभग, ठीक है। अब मिथिला की बात कर लेते, ठीक है। मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा, मिथिला से आप लोग जानते होंगे जो न्याय दर्शन है, न्याय फिलोसफी मिथिला से ही ओरिजिन है, पता नहीं। तो मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा के एक प्रमुख, न्याय की नहीं, नव्य न्याय की, नहीं न्याय का है, लगभग न्याय का है, कह सकते हैं। नव्य न्याय की परंपरा, न्याय में भी दो परंपरा नहीं वो, पर नव्य न्याय की अगर आप देखोगे तो गंगेश उपाध्याय है, वो मिथिला से थोड़ी ना, वो तो वहां से है, तो आपका उधर ये बंगाल की तरफ से हो, ठीक है। हाँ, तो जो प्राचीन न्याय का अगर आप उल्लेख करोगे, जैसे कि वाद क्या नाम है, भाष्यकार जो है इनके वात्स्यायन जी हैं, और उद्योतकर, ये सब लगभग आप इनका जरा इतिहास देखोगे तो लगभग मिथिला से है ये, ठीक है। वैसे ठीक है, मतलब ये इसमें बता दिया कि जो गंगेश उपाध्याय न्यू लॉजिक यानी कि नव्य न्याय मत के संस्थापक हैं, ठीक है। तत्व चिंतामणि नामक युग निर्माण ग्रंथ लिखा गया है, और मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र, ये तो हमने पढ़ लिया था, राजा जनक के शासनकाल से लेकर बौद्ध काल तक इसने अपना वैभव बनाए रखा। इस स्थान में भगवान कृष्ण के अनुयायियों को जन्म दिया। प्रसिद्ध कवि विद्यापति जो हिंदी के कवि थे, और जयदेव जो संस्कृत साहित्य के प्रमुख व्यक्ति थे, उनका जन्म स्थान यहीं पे। 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और ललित कलाओं के अलावा संस्थान के पाठ्यक्रम में न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषय भी शामिल थे। तो बाकी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मिथिला में कई विद्वान और साहित्यिक दिग्गजों का जन्म स्थली माना जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पीछे से रिकैप करूंगा। सम्राट अकबर के समय तक यह ज्ञान के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ। देखो, इससे पहले हमने कितनी यूनिवर्सिटीज पढ़ दी। सबसे पहले आता है तक्षशिला, ठीक है। अब तक्षशिला के बाद जो आता है वो पाकिस्तान की तरफ गंधार का एक राज्य था, साम्राज्य था, उस तरफ से आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर आता है आपका क्या क्या आता है, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, है ना। मतलब फिर उसके बाद बुद्धिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस आया है। फिर पाल डायनेस्टी का कहां से स्टार्ट हुआ है, कोई बताएगा? यहाँ से विक्रमशिला से पाल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर औदंतपुरी, जगदला, यहाँ तक तो ये चलता फिर मिथिला से चेंज हो जाता है सब कुछ, है ना। ठीक है, अब नादिया के बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल में गंगा जलंगी नदियों के संगम पर स्थित इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था। नादिया विश्वविद्यालय में शिक्षा 3 केंद्र नवद्वीप और शांतिपुर और गोपालपुरा में प्रदान की जाती है। जयदेव कौन थे? जो गीत गोविंदम बहुत फेमस है, जयदेव के गीत गोविंद के बोल यहाँ गूंजते थे। बंगाल के बारे में बात चल रही है। रघुनाथ शिरोमणि एक तार्किक विद्यालय की स्थापना के लिए जाने जाते थे। इस विद्यालय में परिचर्चा, अधिगम और दक्षता को एक शिक्षक के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता था। उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। इसे गैर धार्मिक ज्ञान, विशेषकर गणित, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में की खोज के लिए प्रसिद्धि मिली। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सलोतगी, ठीक है। मतलब जनरली यहाँ तक तो आप, मेरे को जो लगता है यहाँ तक तो आप आसानी से कर लेंगे, मिथिला तक।
उसके बाद जो माइंड में नहीं रिटेन रहेगा वो यहाँ से नादिया और उज्जैन और सलोतगी और एनियरा, मतलब ये चार ये आपको दिख रहे हैं, नादिया, उज्जैन, सलोतगी, एनियरा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सलोतगी क्या है? यह कर्नाटक में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सलोतगी। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रांतों से आने वाले छात्रों के लिए 27 छात्रावास थे। याद रखना, 27 से सलोतगी। ठीक है, ऐसे क्योंकि मतलब विश्वविद्यालय में कोई और इससे रिलेट करके कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, इस कॉलेज को 945 ईसा, ठीक है, में कृष्ण तीर्थी के मंत्री नारायण द्वारा घरों, भूमि और विवाह और अन्य समारोह पर लगान के राजस्व से भरपूर धन प्रदान किया गया था। एनियराम यह तमिलनाडु में स्थित थी और कुल 340 छात्रों को मानार्थ आवास और शिक्षा की पेशकश की गई थी। श्रृंगेरी और कांची भी दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र थे। तो देखिए ये इंस्टीट्यूशन तो हो गए। यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन देखे मैं बता देता हूँ। मैंने लगभग देखो, पहला तो इम्पोर्टेंट है ही, तक्षशिला से बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे, मतलब जब मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। ठीक है, अब मैंने 2023 में 2022 नहीं 2023 का मैंने तक तो मैंने ये किया ही है पूरा। एक बार 24 का मैं एक बार और देख के बता दूंगा, नहीं 2023 का जो दिसंबर वाला है वो मैं एक बार देख के बता दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ये हमारा पहला जो सेक्शन है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद ये पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ कि आगे क्या पढ़ना है हमने। बुद्धिज्म का तो हो गया एक, अब हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड और प्री इंडिपेंडेंस। फिर प्री इंडिपेंडेंस में जो जो चीजें आएंगी उसको देखेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कमेटीज आ जाएंगी। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वुड्स डिस्पैच करके आता है, कोठारी कमीशन आता है, ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज की कक्षा। इस पे क्वेश्चन जरूर देखना आप, मैं ही बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं। हेलो, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बोरिंग से, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आपको ऐसे ही दिमाग में रखनी है। ठीक है, जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको इंटरेस्ट पड़ेगा इन चीजों में। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमन।